और चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। भले ही कांग्रेस उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई हो, पर अब उसकी जमीन पर उतरने की कोशिश जारी है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर होगा। तो आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और देहरादून के गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस अपना विरोध जाहिर करेगी। सुबह 11 बजे प्रदर्शन शुरू होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब इसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई देगी। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए रवि केंतुरा। रवि, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये प्रदर्शन कब शुरू होगा और इसमें कौन से बड़े कांग्रेस नेता हिस्सा लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे प्रदर्शन शुरू होगा। गांधी पार्क के बाहर ये धरना है जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता रहेंगे और खासतौर पर महानगर अध्यक्ष हैं और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और पूरे प्रदेश में भी इसी तरीके के धरने प्रदर्शन आज देखने को मिलेंगे और 7 तारीख को फिर एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में कांग्रेस करने जा रही है। महंगाई के खिलाफ लगातार कांग्रेस अपने धरने और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी है। और भी कुछ दिन पहले ही तमाम प्रदेश के जिलाधिकारी कार्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन हुआ था जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। आज भी देहरादून के गांधी पार्क के बाहर ये धरना है जहां पर कांग्रेसी धरना देकर सरकार के खिलाफ, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि। तो आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी सुबह 10 बजे से और जो पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतें हैं उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होगा। और पूर्ण बहुमत के दम पर भाजपा ने सरकार बेशक बना ली हो। पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री जरूर बन चुके हैं, लेकिन एबीपी गंगा ने भाजपा में भीतरघात पर बड़ा खुलासा किया था। बिल्कुल, और इसके बाद भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की समीक्षा पूरी भी कर ली है और 23 सीटों पर भाजपा की हार पर समीक्षा में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जी हां, 29 तारीख से भाजपा ने इन सीटों पर समीक्षा शुरू की थी और इसके लिए पार्टी संगठन के 13 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी जो इन हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर समीक्षा में जुटे हुए थे। और सूत्रों की माने तो खटीमा सीट पर सीएम धामी के हारने का कारण भी सामने आ चुका है। हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है और अब उन नेताओं की टेंशन भी बढ़ने लगी है। उन नेताओं की टेंशन बढ़ गई है जिन्होंने पार्टी के साथ काम नहीं किया या फिर वो भीतरघात में शामिल थे। 13 पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर जांच के बाद आलाकमान बड़ा एक्शन ले सकता है। और आज उत्तराखंड में पीसीएस प्री की परीक्षा है। प्रदेश में 26 शहरों में 680 केंद्रों पर आज पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। 318 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रहा है। पीसीएस परीक्षा के लिए एक पद के सापेक्ष 807 उम्मीदवार परीक्षा देंगे और इसके साथ ही 2,56,935 उम्मीदवार पीसीएस प्री की परीक्षा देंगे। सबसे ज्यादा उम्मीदवार देहरादून में परीक्षा देने वाले हैं। तो आज पीसीएस प्री की परीक्षा है और सबसे ज्यादा उम्मीदवार देहरादून में देंगे। परीक्षा के लिए कुल 680 केंद्र बनाए गए हैं। 318 पदों पर ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पीसीएस प्री की परीक्षा से 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आज की परीक्षा में हिस्सा लेंगे। और अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी स्नेहा राणा से शिष्टाचार मुलाकात की थी। उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके खेल के प्रदर्शन एवं देश को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया है। तो महिला क्रिकेट स्नेहा राणा से सीएम ने मुलाकात की, उस वक्त की तस्वीर है। उनका हौसला बढ़ाया सीएम ने। सीएम धामी ने स्नेहा राणा को सम्मानित भी किया और सीएम आवास पर ही दोनों की मुलाकात हुई। बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं स्नेहा। महिला क्रिकेटर स्नेहा राणा ने सीएम से जब मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें और देखिए उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही साथ उनको सम्मानित भी सीएम ने किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बीच मुलाकात ने उत्तराखंड के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि हरीश रावत खुद कह चुके हैं कि यह शिष्टाचार मुलाकात थी और इससे पहले पिछले कुछ दिनों में तमाम नेता हरीश रावत के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और उसके बाद भाजपा की 2 महिला विधायक सरिता आर्या और शैला रानी रावत ने भी हरीश रावत से मुलाकात की।
कि वो आए, हमने उनका स्वागत किया। बाकी इसका कोई सियासी मायने नहीं है। और रावत जी ने बहुत समय के बाद जो है वो आए, हमारे घर में पधारे और यहाँ पर थोड़ा सा भोजन भी उन्होंने किया और विचार विमर्श हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई मिल करके वो आए थे और इसका कोई सियासी मायने नहीं है। ये तो देखिए, जिन्होंने मुलाकात की वही बता सकते हैं कि सामान्य मुलाकात है या कुछ और है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महसूस करते हैं कि रावत जी ही उनका उद्धार कर सकते हैं, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का उद्धार नहीं हुआ है। रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उनकी सोच जो है, वो सोच जो है इस बात को परिलक्षित करती है कि भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि तदनुसार आगे बढ़ने। और वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार सौरभ बहुगुणा अपने गृह जिले पहुंचे। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किच्छा चीनी मिल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने चीनी मिल के संचालन में आ रही दिक्कतों की जानकारी भी ली। चीनी मिल किच्छा में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है वो जो है उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। बहुत पुरानी मिल है, जो अधिकारियों ने बताया, जो हमने यहाँ पर देखा। और अगर मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, जो आपने खुद देखा अभी आप लोग के सामने जो हमको चीनी की क्वालिटी यहाँ दिखाई गई, वो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का जो चीनी की क्वालिटी है उससे कहीं बेहतर ये चीनी यहाँ पर बन रही है। और लगभग हम 38 लाख क्विंटल यहाँ पे गन्ना पर आ चुके हैं। और ये तब हाल है जब चीनी मिल बहुत ही पुराने मेथड से चलाई जा रही है, बहुत ही पुरानी मशीनरी चलाई जा रही है। तो इसकी प्राथमिकता इस चीनी मिल की मॉडर्नाइजेशन है। और मैं और राजेश भाई पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं देहरादून में बैठ के कि हम इसका एक प्रपोजल बनाएंगे इस चीनी मिल को मॉडर्नाइज करने के लिए, ताकि यहाँ पे लोगों को, किसानों को सुविधा मिल सके और जो गन्ना पेराई है वो और स्मूथली चल सके। और उत्तराखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा है कि परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है और घाटे को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने को लेकर नितिन गडकरी से वो मुलाकात करेंगे। आगे उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी। सर, अगर बात करें तो नया मंत्रालय का जिम्मा आपको सौंपा गया है, लेकिन मंत्रालय पहले से घाटे में चल रहा है। इसको उभारेंगे कैसे घाटे से? देखिए, परिवहन मंत्रालय तो घाटे में नहीं है, मगर परिवहन निगम घाटे में है। और परिवहन निगम जब उत्तर प्रदेश से आया तो पहले से ही घाटे में आया और बसों का जो बेड़ा था वो पुराने थे और इसलिए वो घाटा हम अभी नहीं पाट सके। मगर बहुत प्रयास किया है घाटा पाटने में, मगर जो कोरोना का कार्यकाल रहा उससे परिवहन निगम वास्तव में बहुत घाटे में रहा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो परिवेश था हमारा उसमें 105 करोड़ रुपया उन्होंने इस बार दिया है, कुछ पैसा पहले दिया है। आज परिवहन निगम ज़्यादा घाटे में नहीं है, मात्र 100 करोड़ के घाटे में है। और हमारा प्रयास है कि हमारे पास 300 नई गाड़ियां हैं, हम कुछ और गाड़ियों में सीएनजी लगा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल बसों पर हम काम कर रहे हैं। हम उसका बेड़ा लगभग 500 गाड़ियों को बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, सतपाल महाराज मंत्री बने हैं नए, उनकी मुलाकात हरीश रावत से हुई है। चूंकि दोनों धुर विरोधी माना जाते थे और सतपाल महाराज नाराजगी व्यक्त करके ही हरीश रावत से कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, तो दोनों की मुलाकात हुई है, सियासी मायने कई निकाले जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सतपाल महाराज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हरीश रावत जी भी उत्तराखंड की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूं कि उनकी जो मुलाकात है वो कटसी मुलाकात है, उसकी कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं सतपाल महाराज जी के पास और उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका भी है। हो सकता है रावत जी से कोई सुझाव लेने गए होंगे, इसका कोई ऐसा अतिरिक्त राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं था। से बातचीत करने के लिए हैं चंदन रामदास, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, जिनका कहना है कि 4 धाम यात्रा के दौरान और इसके बाद भी किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया है, लेकिन साफ तौर पे इन्होंने मना कर दिया है। सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और उधर कोटद्वार पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार को जिला बनाने के लिए उनके स्तर पर हर संभव कोशिश की जाएगी और इसके लिए अन्य जिलों के विधायकों से भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया गया है। के बाद आई हूँ और जो मेरा दृष्टि पत्र है
वो विजन बहुत सोच समझ के रखा गया। मैंने ऐसे ही नहीं रखा कि इलेक्शन में रख दो और उसके बाद भूल जाओ। बहुत सोच समझकर वो दृष्टिपत्र मैंने जनता के बीच में रखा है और उस पर हर एक पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, कणव नगरी को किस तरह से भारत के मानचित्र पर लेकर आए, उस पर पूरी मेहनत की जाएगी। और उत्तराखंड खबरों पर आगे बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। प्रतापगढ़ तहसील कर्मचारी की मौत के मामले से जुड़ी है। एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह पर केस दर्ज हो गया है और एसडीएम समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मृतक के बेटे सुधीर शर्मा की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है और आरोपी एसडीएम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो एसडीएम समेत 4 लोगों को लेकर मामला दर्ज किया गया। आरोपी एसडीएम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसडीएम लालगंज को लेकर मामला दर्ज किया गया। तहसील कर्मचारी की मौत का ये पूरा मामला है। बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली और इसी कड़ी में देखिए एसडीएम समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इधर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक्शन में दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। और आपको बता दें कि गणेश जोशी मसूरी यमुना पेयजल योजना की लाइन डालने के बाद सड़कों की खस्ता हालत को देखकर भड़क उठे थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज फॉर्म में नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर जमकर फटकार लगाई है। कहीं ना कहीं उन्होंने निरीक्षण भी करा है। आज फॉर्म में दिखे जिस तरीके से उत्तराखंड का सरकार, धामी 2 की सरकार आई, सारे मंत्री फॉर्म में दिख रहे हैं। मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मसूरी पेयजल योजना, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पर पड़ रही है और प्लानिंग से काम न करने के कारण स्थानीय जनता को, टूरिस्ट को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज मैं सिर्फ मौके पे भी गया। परसों मैंने सारे अधिकारियों को देहरादून में अपने चैम्बर में बुलाया था और कल से बेटरमेंट का काम शुरू हो जाएगा। मैंने कहा इस काम को रोक दीजिएगा टूरिस्ट सीजन के बाद, क्योंकि कोई भी रोड अगर खोदते हैं तो एक बरसात में नीचे बैठती है, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत इसको करने के लिए मैंने कहा है। इसी प्रकार माल रोड में जो अंडरग्राउंड केबलिंग है, कुछ क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है, क्योंकि उसके बाद सड़क को हमने पूरा बनाना है। उसको हमने करने के लिए क्या है, और साथ ही यहाँ पर जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके लिए मैंने निश्चित किया है। साथ ही यहाँ पर हमें एक सेंट मैरी में एक डॉक्टर, जो मुझे जानकारी दी गई थी कि वहाँ पर ओपीडी चल रही है, जब मैंने औचक निरीक्षण किया डॉक्टर वहाँ पर नहीं मिला। सुबह मैंने अपने कार्यकर्ता को भेजा था, हमने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है और भविष्य में अगर व्यवस्था दुरुस्त होगी तो आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मसूरी की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को लगातार फटकार लगाई है और 15 दिन में यहाँ पर उनको काम पूरे करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बिना अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद इन पदों पर फैसला हाईकमान के ऊपर सौंपा गया है। और कहा यह जा रहा है कि 19 विधायकों में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक राय नहीं बन पाई। वहीं गणेश गोदियाल के इस्तीफे के बाद अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पर भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस मौन दिख रही है। देरी की वजह केवल क्योंकि अन्य राज्यों में भी 5 राज्यों के चुनाव में जहाँ जहाँ हम नुकसान में आए, जहाँ हम हारे हैं, वहाँ के अध्यक्षों ने सबने इस्तीफा दिया हुआ और नेता प्रतिपक्ष भी चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे गोवा में हो, तय करना है तो निश्चित तौर पर केवल उत्तराखंड का मामला होता तो अभी तक उसका निर्णय होता, पर ये बाकी राज्यों का भी होना है तो ये सब उसकी वजह से थोड़ा डिले है। लेकिन इस हफ्ते निश्चित तौर पर हमको नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष मजबूत नेतृत्व मिलेगा। और रुड़की में किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि धामी सरकार किसानों के हित में काम करेगी। उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में बैठक कर रणनीति तैयार की है। किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर लगभग भाजपा के 5 विधायक हारे। किसान आंदोलन का बड़ा भारी विरोध इस जिले में चल रहा था भाजपा का,
तो उसके मद्देनज़र हम संगठन को और मजबूत करने की ज़रूरत है और संगठन को और धार देने की ज़रूरत है। जब भी जाएगा किसानों की जो समस्याएं वे हम उठाने के लिए, उन्हें मनवाने के लिए हम मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सरकार जो बने हुए भी कुछ थोड़ा ही समय हुआ है, तो हम तो देखो आशा करेंगे कि नई सरकार आई, पहले तो उससे शुभकामना, और वो किसान हित में, प्रदेश हित में कार्य करे, यही हम किसान संगठन उम्मीद करते हैं। यूपी के चुनावी संग्राम में यकीनन समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर कर सामने आई है, लेकिन लोकतंत्र में जरूरी है कि नेता इस ताकत को समझें। दरअसल बरेली में भोजपुरा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधियों की बोली का जवाब वो गोली से देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर्षिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाहता हूं। ये समाजवादी सरकार में पूर्व मंत्री और बरेली के भोजीपुरा से सपा विधायक शहजिल इस्लाम है, जो भाजपा पर जुबानी हमला बोलने के दौरान सारी हदों को लांघ गए। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर्षिल अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित एक सम्मान समारोह में शहजिल योगी सरकार पर निशाना साधने लगे। इसी दौरान उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिस पर विवाद होना तय है। सवाल है, सपा विधायक शहजिल के बिगड़े बोल पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई कब होगी? अब तक समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से इस विवादित बयान की आलोचना क्यों नहीं की गई? मुद्दे की बात यह है कि पार्टी कोई भी हो, नेता अक्सर इसी तरह जुबानी हमला बोलते हैं, अक्सर मर्यादाएं लांघ जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए बरेली से अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मान जाओ या जेल जाओ, यही संदेश यूपी में जगह जगह तब दिया गया जब नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी का मिशन शक्ति एक्टिव मोड में दिखाई दिया। पूरे यूपी में मंचलों की शामत आ गई। क्या लखनऊ, आजमगढ़ और अलीगढ़ चौक चौराहों पर एंटी रोमियो स्क्वाड ने मोर्चा संभाला। मंचलों को साफ और सीधा पैगाम दिया गया, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नवरात्र पर योगी का मिशन शक्ति। मंचलों की खैर नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। योगी सरकार 2.0 पूरे एक्शन में है और चैत्र नवरात्र के पहले ही दिन संदेश साफ है। महिलाओं के खिलाफ मंचलों की कारगुजारियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शोधे इस बात को अच्छे से समझ जाए कि छेड़खानी करते हुए धरे गए तो एंटी रोमियो स्क्वाड बख्शेगी नहीं। प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है, जहां इस अभियान का आगाज डीसीपी सेंट्रल अपर्णा आर कौशिक ने किया, जहां नेशनल पीजी कॉलेज से लेकर चप्पे चप्पे का मुआयना कर बेटियों की सुरक्षा पर कानून के रखवालों की मुकम्मल मुहर लगाई गई। ऐसे कॉलेजेस और साथ ही साथ ऐसे मंदिर या पूजा के स्थान जहां महिलाओं का ज़्यादा आना जाना होता है, बच्चियों का आना जाना होता है, कोचिंग सेंटर्स हमारे हैं जहां बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, वहां पर हम लोगों की पुलिस की पेट्रोलिंग सतत रूप से रहे। प्लेन क्लोथ्स में भी महिला कांस्टेबल्स जो हमारी हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी अगर नेसेसरी होती हैं तो हम वहाँ लगा रहे हैं। इसी तरह का नजारा अलीगढ़ की सड़कों पर भी दिखाई दिया, जहां डीआईजी रेंज दीपक कुमार खुद फील्ड पर उतरे ताकि सीधा और सख्त संदेश जाए कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो मातृशक्ति हैं, उनमें कॉन्फिडेंस का भाव जागृत हो, वो निर्भय होकर के घूमें और उनको कहीं ऐसा महसूस नहीं हो
जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं बाहर के जगह की या विदेशों की चर्चा करते हैं कि रात में भी महिलाएं औरतें 11 बजे 12 बजे ट्रेन से उतरती हैं, अकेले जाती हैं, उसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में भी और हमारे रेंज में भी कहीं भी लड़कियां महिलाएं बेखौफ होकर बिना किसी की परवाह किए हुए आराम से कहीं भी आ जा सकें। ऐसे ही ताजनगरी आगरा में भी एसपी सिटी और सीईओ ने सुबह सुबह स्कूलों और कॉलेजों का जायजा लिया, छात्राओं से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी, साथ ही शोधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। अभी कोरोना काल के बाद फिर से स्कूल खुले हैं तो पुलिस, पूरी यूपी पुलिस मुस्तैदी से एंटी रोमियो को एक्टिव की है। इसी के क्रम में आज आगरा पुलिस पूरे जनपद में एंटी रोमियो को एक्टिव करने के लिए सभी स्तर के अधिकारी आज सड़क पर हैं और वो जाके विभिन्न पार्क स्कूल में जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं। मेरठ में भी एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरह मुस्तैद दिखा। टीम का खास फोकस स्कूल और कॉलेज रहा ताकि संदेश साफ रहे कि बेटियां और महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। देखिए, 5 साल से एंटी रोमियो स्क्वाड्स हमारे बहुत सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से हमारा मिशन शक्ति एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क और उनके लिए एक अलग व्यवस्था इस पर की गई है थानों में। उसी से प्रेरित होकर मिशन शक्ति के अंतर्गत ही विशेष महिला सुरक्षा हेतु विशेष दलों का निर्माण किया गया है। अगले 100 दिन तक लगातार हमारा फोकस महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध जो हैं, महिला संबंधित अपराध हैं, उनके ऊपर महिलाएं अपनी बात को कह सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें। अब आपको तफसील से बताते हैं कि शोधों से निपटने के लिए पुलिस ने कैसी तैयारी की है। यूपी सरकार के मिशन शक्ति के तहत स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अभियान चलाया जाएगा। इस मुहिम के दौरान नवरात्र में सभी पुलिस वालों को फुट पेट्रोलिंग का आदेश दिया गया। पुलिस के बड़े अधिकारी भी फुट पेट्रोलिंग का हिस्सा बनेंगे। अगले 100 दिन तक फुट पेट्रोलिंग का निर्देश दिया गया। यह अभियान छेड़खानी करने वाले शोधों के खिलाफ है। पुलिस कर्मचारी सिविल ड्रेस में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर रखेंगे। प्रदेश में अभियान के तहत 1000 से ज्यादा पिंक बूथ बनेंगे। स्कूल कॉलेज की छात्राओं से समय समय पर संवाद होगा। मुद्दे की बात यह है कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में महिला सुरक्षा अहम मुद्दा रहा। योगी राज में खुद को महफूज समझने वाली महिलाओं ने भाजपा की प्रचंड जीत में अहम योगदान दिया। यही वजह है कि योगी सरकार 2.2 में भी महिलाओं को सुरक्षा का एहसास करवाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।